नमस्ते बच्चों, विज्ञान की क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इकाई 5 ऊष्मा एवं ताप। इस पाठ में हमने जान लिया कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की वस्तु की ओर होता है। हमने यह भी जान लिया कि ऊष्मा की मात्रा Q, वस्तु के द्रव्यमान m, उसके तापांतर डेल्टा T तथा उसकी विशिष्ट ऊष्मा S पर निर्भर करती है। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ऊष्मा स्थानांतरण की विधियों को अच्छे से समझेंगे। बच्चों, आपने अनुभव किया होगा कि गर्म चाय स्टील के खाली ग्लास में डालने से ग्लास गर्म हो जाता है। धातु की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर कुछ देर बाद छड़ का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। गर्म चाय से भरे ग्लास को कुछ देर खुला रख देने से चाय ठंडी हो जाती है। इसी प्रकार आग के सामने कुछ दूरी पर खड़े होने पर शरीर गर्म होने लगता है। उक्त सभी क्रियाओं से स्पष्ट है कि ऊष्मा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक तथा वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग तक होता है। ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ऊष्मा का संचरण 3 विधियों द्वारा होता है: चालन, संवहन तथा विकिरण। आइए हम एक एक को अच्छे से समझें। सबसे पहले चालन। इसे समझने के लिए हमें एक क्रियाकलाप करनी होगी जो बहुत ही आसान है। बच्चों, एक प्याली या कप में आप गर्मा गर्म चाय डाल दीजिए और उसी में स्टील के एक चम्मच को डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। आप क्या देखेंगे कि चाय में डली हुई वो चम्मच कुछ देर बाद गर्म हो जाता है। चम्मच का एक सिरा जो गर्म चाय में डूबा हुआ था वो तो चाय के गर्माहट के वजह से गर्म हो गया, पर बच्चों जो दूसरा सिरा था जो गर्म चाय से दूर था वह कैसे गर्म हो गया होगा? आप जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। चम्मच का जो सिरा गर्म चाय में है उसका ताप बढ़ता है। तप्त अणु अपनी ऊष्मा अपने पड़ोसी अणु को स्थानांतरित करते हैं। पुनः ये अणु अपनी ऊष्मा का स्थानांतरण अपने पड़ोसी अणुओं को करते हैं। इस प्रकार ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप के सिरे तक पहुंच जाती है और कुछ समय बाद चम्मच का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। ऊष्मा संचरण की यह विधि चालन कहलाती है। बच्चों, आप जानते हैं द्रवों में अणु एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं और गैसों में तो एक दूसरे से बहुत दूर दूर अणु स्थित होते हैं। इसी कारण द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा संभव नहीं है। आइए अब हम जानें कि इनमें ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। एक क्रियाकलाप करते हैं बच्चों। आपको कांच का एक बीकर लेना है, इसे आधे भाग तक पानी से भर देना है, फिर स्पिरिट लैंप से धीरे धीरे इसे गर्म करना है। आप देखेंगे कि पानी में धाराएं उठने लगती हैं। ध्यान से देखने पर हमें दिखता है कि बीकर की पैंदी से जल की धाराएं नीचे से ऊपर की ओर उठती हैं। आइए समझें इस बीकर के अंदर क्या हो रहा है। बीकर की तली के जल के अणु पहले गर्म होते हैं। ये अणु अपने पास के ठंडे जल के अणुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण पानी की ऊपरी सतह की ओर जाते हैं और ऊपरी सतह के जल के अणु नीचे की ओर आते हैं। ये अणु भी गर्म होकर फिर ऊपर उठते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और धीरे धीरे जल गर्म हो जाता है। ऊष्मा स्थानांतरण की इस प्रक्रिया को संवहन कहते हैं।
ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि इस प्रक्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर अणुओं की गति के कारण हो रहा है। विकिरण ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि है। इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के होता है। इस विधि में जब किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तो यह स्पष्ट है कि निर्वात, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, वायु भी नहीं है, वहाँ पर भी विकिरण क्रिया द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच का बहुत बड़ा भाग निर्वात है, यानी कि वहाँ पर कुछ नहीं है, वायु तक भी नहीं है। तो सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा हम तक, पृथ्वी तक निर्वात से होते हुए पहुँच रही है। तो इसका अर्थ है कि यह विकिरण विधि द्वारा ही सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा हम तक पहुँचती है। दैनिक जीवन में आपने विकिरण को अनुभव किया होगा। जाड़े के दिनों में आग अथवा विद्युत हीटर के सामने बैठने पर गर्म महसूस तो आप सबने किया ही होगा। आग अथवा विद्युत हीटर की ऊष्मीय ऊर्जा विकिरण द्वारा बिना बीच के स्थान को गर्म किए सीधे हम तक पहुंचती है। उम्मीद है आपको आज ऊष्मा स्थानांतरण की तीनों विधियां अच्छे से समझ में आ गई होंगी।